हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। गुड इवनिंग। सीजीपीएससी हेरिटेज नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेंस आंसर राइटिंग का 18वें दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए और चेक कीजिए कि आपने कहाँ गलती की है। आपके आंसर राइटिंग का फीडबैक प्रत्येक मेगा टेस्ट में दिया जाएगा। इस बार जिनका छूट गया था, किन्हीं कारणवश चेक नहीं हो पाया था, अपना प्राप्तांक सुन लीजिए। प्रिया शर्मा, आपको 25 प्राप्तांक अंक प्राप्त हुए हैं तीसरे मेगा टेस्ट में। हिरेंद्र हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हिरेंद्र, आपके प्राप्तांक अंक हैं 24। और एक छात्र और हैं रामनाथ कुंजुम, आपके प्राप्तांक अंक हैं 18। तो देखिए, मेगा टेस्ट में सभी शामिल हुआ कीजिए। इसमें वही प्रश्न होते हैं जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जितने टॉपिक का आपको प्रश्न दिया जाता है उसे ही शब्द सीमा के रूप में हम मेगा टेस्ट में शामिल करते हैं। आप जिसके बारे में जानते हैं केवल उसके बारे में ही आंसर लिखा कीजिए। अपने मन से बिल्कुल भी कुछ मत लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग हिंदी से ट्रांसलेट कर लीजिएगा और चेक करवाना हो तो आप हमारे जीतन सर को मैसेज कर देंगे। आपको बता देंगे कि आप जो भेजे हैं ट्रांसलेट करके वो उचित है या नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न थे। आज का पहला प्रश्न था, घैटी पौनी प्रथा क्या है। इसमें बहुत से छात्रों ने अन्यथा बातों का ज़्यादा उल्लेख कर दिए हैं। लगभग जितने पीडीएफ आए हैं, कुछ ही छात्रों ने सही आंसर लिखा है जो कभी पढ़े हैं उसके बारे में। प्रीलिम्स वालों के लिए एकदम नया था। देखिए, इसी प्रक्रिया के अनुसार आपकी मेंस आंसर राइटिंग होगी, जिसमें 9 से 10 के बीच सुबह आपको प्रश्न दिया जाएगा। आज बहुत से छात्र नए बैच में शामिल हुए हैं, उनके लिए है ये कि आपको सुबह 9 से 10 बजे के बीच लाइव क्लास के रूप में प्रश्न प्राप्त होगा। जो प्रश्न प्राप्त होगा 9 से 10 के बीच, आपको पूरे दिन भर का समय रहेगा, आपको लिखना है। शाम को 6 से 7 के बीच ग्रुप ओपन रहेगा। जो इस ग्रुप में आप हैं मेंस आंसर राइटिंग का, उस पीडीएफ में अपना नाम बनाकर लिखेंगे। जो पीडीएफ अगर कैम स्कैनर उपयोग करते हैं तो उसके जगह आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद जब आप 6 से 7 ग्रुप में सेंड कर लेंगे, जिसका मॉडल आंसर आपको इसी समय 9 से 10 बजे मिल जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय पर आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, उन समस्त सहयोगी जो हमें सहयोग प्रदान किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से सहयोग की गुजारिश की गई थी कि आपसे जितना बनता है सहयोग कीजिए, आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमारे मेंस आंसर राइटिंग वाले कुछ छात्रों ने बहुत ही अमूल्य अपना सहयोग किए हैं। राशि चाहे जितनी भी हो, सहयोग महत्वपूर्ण था। चलिए, उन छात्रों का नाम सुन लीजिए। हमारे मेंस बैच के ही हैं सभी, जिनमें प्रिया शर्मा जी हैं, श्रद्धा राठौर जी हैं, वैशाली कुरमालकर है, भीषम कुमार हैं, प्रीति कर्माकर है, रोशन हैं, चंदन कुमार हैं, जनेंद्र कुमार हिरवानी हैं, विकास तिवारी हैं, जयनाम हिरवानी हैं, मेडुल राजकुमारी हैं और प्रीति भारती। इन 12 छात्र छात्राओं ने हमें सहयोग प्रदान किए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत हमारे सीजीपीएससी हेरिटेज नोट्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी छात्र हमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे एसएमएस कर दीजिएगा।
आपसे जितना सहयोग बन पाए सहयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास हम करेंगे, रणनीति तैयार है। देखते हैं कितने लोग सहयोग करेंगे। चाहे सहयोग जितना भी हो, जिनसे जितना बने सहयोग कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न था घैटी पौनी प्रथा क्या है। तो देखिए जो आंसर लिखे हैं कि यह देवी देवताओं से संबंधित है। तो जो घैटी पौनी प्रथा है वह देवी देवताओं से संबंधित नहीं है। क्या है घैटी पौनी प्रथा, देख लीजिए। प्रश्न पहला, घैटी पौनी प्रथा क्या है। उत्तर, शासक रुद्र प्रताप देव के समय घैटी पौनी प्रथा प्रचलित थी, जिसमें महिलाओं का क्रय विक्रय किया जाता था, जो राजा के आमदनी का एक अन्य साधन था। यह है घैटी पौनी प्रथा, जो 30 शब्द के प्रश्न है। क्या है एक बार और देख लीजिए। शासक रुद्र प्रताप देव के समय घैटी पौनी प्रथा प्रचलित थी, जिसमें महिलाओं का क्रय विक्रय किया जाता था, जो राजा के आमदनी का एक अन्य साधन था। ये आपका पहला प्रश्न कि घैटी पौनी प्रथा क्या है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न था जनजाति किसे कहते हैं। आपको बतानी थी कि आखिर जनजाति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। प्रश्न दूसरा था जनजाति किसे कहते हैं। उत्तर, जनजातियां वह मानव समुदाय हैं जो अलग निश्चित भूभाग में निवास करती हैं, जिनकी एक अलग संस्कृति और अलग रीति रिवाज, अलग भाषा शामिल होती है। ये हैं जनजाति। तो जनजाति किसे कहते हैं एक बार और देख लीजिए। जनजातियों का वह मानव समुदाय जो अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है, जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज, अलग भाषा होती है, उसे ही हम जनजाति कहते हैं। तो ये आज का दूसरा मॉडल आंसर दूसरे प्रश्न का। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ शब्द ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट बातें हैं वह छूटने नहीं चाहिए। तीसरा प्रश्न था पृथक्करण को समझाइए। तो देखिए बहुत से छात्र लेट से आते हैं, आप लोग जल्दी आ जाया कीजिए। देखिए जब हम आपको प्रतिदिन 9 बजे वीडियो देने को तैयार हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप 9 बजे उपस्थित हो जाया कीजिए। 9 बजे आपको प्रश्न मिलता है सुबह। तो देखेंगे बहुत से छात्र, केवल 2-4 ही छात्र हैं जो लाइव क्लास के रूप में प्रश्न को अटेंड करते हैं। आपके पास पूरे दिन भर का समय रहता है, तो कम से कम 9 बजे लाइव आ जाया कीजिए जब प्रश्न आपको दिया जाता है। और मॉडल आंसर साथ ही साथ चेक किया कीजिए कि आपने जो लिखा है वास्तव में कितना सत्य है, कहाँ और क्या शब्द आप लिख सकते थे। इन सभी के बारे में आप मॉडल आंसर अपने जो सामने लिखे हैं उसको रखकर देखा कीजिए। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न आज का था पृथक्करण को समझाइए। प्रश्न था तीसरा, पृथक्करण को समझाइए। तो क्या है पृथक्करण। उत्तर, जनजातियों के संदर्भ में एक प्रमुख समस्या के रूप में पृथक्करण विद्यमान रहा है। जनजातियां अपनी विशिष्ट संस्कृति और मान्यताओं के साथ सुदूर क्षेत्र में निवास करती रही है। इसे अंग्रेजों ने भी जनजातियों को एक नीति के तहत देश के अन्य क्षेत्रों से पृथक रखा और पृथक्करण की नीति को बनाए रखा। भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने कुछ परिवर्तन के साथ पृथक्करण की नीति को जारी रखा और जनजातीय क्षेत्र हैं उनको मुख्य धारा से पृथक रखते हुए इन क्षेत्रों में विशेष नीतियां रखे गए। तो ये आपका आज का तीसरा प्रश्न था
कि पृथक्करण को समझाइए। तो एक बार और देख लीजिए। पृथक्करण। उत्तर, जनजातियों के संदर्भ में एक प्रमुख समस्या के रूप में पृथक्करण विद्यमान रहा है। जनजातियां अपनी विशिष्ट संस्कृति और मान्यताओं के साथ सुदूर क्षेत्र में निवास करती रही है। इसे अंग्रेजों ने भी जनजातियों को एक नीति के तहत देश के अन्य क्षेत्रों से पृथक रखा और पृथक्करण की नीति को बनाए रखा। भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने कुछ परिवर्तन के साथ पृथक्करण की नीति को जारी रखा और जनजातीय क्षेत्रों को मुख्य धारा से पृथक रखते हुए इन क्षेत्रों में विशेष नीतियां रखे गए। ये आज का तीसरे प्रश्न का मॉडल आंसर था। देखिए, आप सभी को लिखना चाहिए था। मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोगों ने आज पीडीएफ जमा किए हैं। आपको वीडियो भेजा जाता है, जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं। तो वीडियो अगर आप देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको लिखने का भी प्रयास करना चाहिए। और मान लीजिए आप वीडियो नहीं देखते हैं, तब भी आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? अगर आपसे बनता है तब आप वीडियो नहीं देखते हैं। तो वीडियो देखना या ना देखना मायने ये नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपसे प्रश्न बनना चाहिए। आपको हर बार बोलता हूँ कि आप लोग लिखा कीजिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं सीखेंगे नहीं। फीडबैक आपको सोमवार से शुक्रवार तक नहीं मिलता, इसलिए बहुत से छात्र शायद मेरे हिसाब से पीडीएफ जमा नहीं करते हैं। लेकिन आप शनिवार में भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि आप तो सोमवार से शुक्रवार तक लिखते ही नहीं हैं, फीडबैक नहीं मिलता है इस कारण। तो आप ऐसा मत कीजिए। आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है। मॉडल आंसर, उसमें उस बातों का उल्लेख किया जाता है जो एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको शामिल किया जाता है। पितृसत्तात्मक प्रश्न दिया गया था आपको मेगा टेस्ट में। लगभग 70 पीडीएफ शामिल हुए थे उस मेगा टेस्ट में, जिसमें देखेंगे पितृसत्तात्मक जो आपको 30 शब्द के मॉडल आंसर दूसरे मेगा टेस्ट में दिया गया था, केवल 2 या 3 छात्र ने ही उसका आंसर लिखे थे। 67 इन छात्रों ने पीडीएफ में कहीं भी पितृसत्तात्मक का वर्णन अच्छे से नहीं किए थे। मैं ये नहीं कहता कि हम जो मॉडल आंसर जारी करते हैं वही 100% सत्य है, लेकिन हम उन बातों को अवश्य शामिल करते हैं जो एग्ज़ाम में कभी आए हुए हैं, तथ्य को शामिल करते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक अंक मेंस में प्राप्त हो सके। तो आप भी कोशिश किया कीजिए। भले आप लिख नहीं पाते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन शनिवार को इस तरह से कार्य मत कीजिए। आप हमारे साथ धोखा नहीं करते हैं। अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो आप स्वयं के साथ धोखा करते हैं। आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। तो आपको अवगत करा दूं, हमारे देखेंगे रिजल्ट खुद देख लीजिएगा। लड़के विशेष रूप से जितने टॉपर शामिल थे, केवल 2 या 3 लड़के ही थे। बाकी 13 या 14, केवल 3 रैंक जारी किया था। 3 रैंक में फर्स्ट सेकंड थर्ड में 14 छात्र छात्राएं शामिल थे, जिसमें 2 या 3 शायद लड़के थे, बाकी 11 के 11 लड़कियां शामिल थे। तो आप खुद देखिए आपका रेशियो किस प्रकार है। इसलिए धोखे में मत रहिए कि आप सब कुछ जानते हैं। आपका जो टक्कर होने वाला है उन छात्रों से होने वाला है जो बिलासपुर में 3 साल 4 साल 5 साल रहकर पढ़ाई करते हैं। प्रीलिम्स देते हैं, बाहर होते हैं, फिर देते हैं, फिर बाहर होते हैं। तीसरे बार में प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस नहीं निकलता है। हमको उस छात्रों से टक्कर देना है जो प्रीलिम्स मेंस दोनों देकर बैठे हैं लेकिन इंटरव्यू से बाहर हुए हैं, तो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रतिदिन लिखिए, मॉडल आंसर से चेक कीजिए और नोट्स बनाते जाइए। आपका यही काम आएगा एग्ज़ाम टाइम। सिलेबस में देखे होंगे एक पेपर में 1 से अधिक
सब्जेक्ट शामिल हैं, तो आप किस प्रकार से रिवाइज करेंगे आप जानें, लेकिन मेरे हिसाब से आपको नोट्स बनाते जाना चाहिए, उस समय आसानी होगी। बात मानिए, आप उस समय इन बातों को याद करेंगे कि सर सही बोला करते थे, इसलिए साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। आज का चौथा प्रश्न था प्रवासन को समझाइए। तो बहुत से छात्र अभी लेट से आ रहे हैं, तो उनको बता दूं, आप सभी को सहयोग की बात की गई थी, जिनमें हमारे बहुत से छात्रों ने सहयोग भी प्रदान किए हैं। उन सभी सहयोग देने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर आप SMS कर दीजिएगा अगर करना चाहें तो। जितना बने आपसे बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैं नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन से छात्राओं ने आज हमें सहयोग प्रदान किए हैं, जिनमें प्रीति भारती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देख लेंगे जितने भी छात्र दिए हैं, कुछ सीखे हैं तभी यह सहयोग प्रदान किए हैं। जिन छात्रों को मैं नाम ले रहा हूँ, आप पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों मेगा टेस्ट में जो रिजल्ट आया था उसमें देख सकते हैं टॉप 10 छात्र हैं ये, मतलब कुछ सीख रहे हैं तभी सहयोग प्रदान किए हैं। तो आप भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जिनमें हमें सहयोग प्रदान किए हैं प्रीति भारती, प्रिया शर्मा, आप होंगे तो यस कर सकते हैं। आपने आपके लिए अच्छा प्रयास किए हैं, आपको हम इससे भी बेहतर से बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे। आगे आपके लिए अलग से रणनीति तैयार की गई है। प्रीति भारती, प्रिया शर्मा, श्रद्धा राठौर, वैशाली करमालकर, भीषम कुमार, प्रीति कर्माकर, रोशन, चंदन कुमार, जनेंद्र कुमार हिरवानी, विकास तिवारी, जयनाम हिरवानी, मेडुल राजकुमारी, इतने छात्र छात्राओं ने हमें रविवार और आज सोमवार 2 दिन में सहयोग प्रदान किए हैं। तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, आज का चौथा प्रश्न था प्रवासन को समझाइए। जो टॉप 10 छात्र थे अपना स्थान बरकरार रखेंगे। आगे आपका जो कंपटीशन है बढ़ने वाला है, क्योंकि नया मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप बना हुआ है, उसमें वही हैं जो इस साल मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक अध्ययन कीजिए। देखिए, आपको टक्कर ये प्रीलिम्स वाले से नहीं देना है, जो नहीं तो वीडियो देखते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास 8 प्रीलिम्स के बैच हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने केवल हमारे आप मेंस वाले छात्र ही आते हैं। इससे आप धोखे में मत रहिएगा कि हमारे 2100-2200 सब्सक्राइबर हैं तो केवल टक्कर आपका इन्हीं से है। आपको जो छत्तीसगढ़ में 1 लाख से भी अधिक CGPSC की तैयारी करते हैं उनसे मुकाबला करना है, तो अधिक से अधिक तैयारी करते रहिए। अभी सबको लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लगभग 70% छात्र पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 30% छात्र पढ़ाई में लगे हुए हैं। आप भी उसी में शामिल हैं। तो अधिक से अधिक अध्ययन कीजिए। देख लीजिए प्रवासन क्या है, प्रवासन को समझाइए। यह जनजातियों की प्रमुख समस्याओं के रूप में विद्यमान है। इसमें जनजातियों अपने मूल क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र की ओर प्रस्थान करती है। मुख्यतः यह 2 कारण से होते हैं। पहला आंतरिक कारक, दूसरा बाह्य कारक। कल के प्रश्न में नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको प्रवासन की समस्या के कारण बताने होंगे। प्रश्न आपका रहेगा प्रवासन की समस्या के कारण को समझाइए। आज पूछा गया है कि प्रवासन को समझाइए। तो यह जनजातियों की प्रमुख समस्याओं के रूप में विद्यमान है। इसमें जनजातियां अपने मूल क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र की ओर प्रस्थान करती हैं। मुख्यतः यह 2 कारण से होता है। पहला आंतरिक कारक, दूसरा बाह्य कारक। इतने शब्द को आप शामिल कीजिएगा जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रवासन के समस्याओं के कारण को समझाइए। तो सबसे पहले आप इतने को लिखेंगे, उसके बाद आंतरिक कारक को समझाइएगा और बाह्य कारक को समझाइएगा, तब जाके आपके प्रवासन की समस्या के कारण स्पष्ट हो पाएंगे।
प्रवासी क्षेत्र में असंगठित होने के कारण अनेक बार जनजातियों को आर्थिक शोषण भी होता है। साथ ही समय समय पर जनजातियों के संदर्भ में बेगार, आर्थिक शोषण, बंधुआ मजदूरी जैसे अनेक घटनाएं सामने आती है। ये रहा आपका चौथा प्रश्न का मॉडल आंसर। पांचवा प्रश्न था पर संस्कृतिकरण को समझाइए। तो पर संस्कृतिकरण क्या है? उत्तर, पर संस्कृतिकरण का सामान्य अर्थ है एक सांस्कृतिक समूह द्वारा दूसरे संस्कृति के समूह पर प्रभाव पड़ना। ये आपका पर संस्कृतिकरण है, जिसमें क्या है पर संस्कृतिकरण, इसका सामान्य अर्थ एक सांस्कृतिक समूह द्वारा दूसरे संस्कृति के समूह पर प्रभाव पड़ना। देख लीजिए पांचवा प्रश्न आगे है। श्यामाचरण दुबे के अनुसार पर संस्कृतिकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के तथ्यों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे तो इसे पर संस्कृतिकरण की संज्ञा दी जाएगी। किनके अनुसार है? तो श्यामाचरण दुबे के अनुसार। अगर नाम याद नहीं आता है तब भी आप लिख सकते हैं कि पर संस्कृतिकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के तथ्यों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे तो इसे पर संस्कृतिकरण की संज्ञा दी जाएगी। यह रहा आज का पांचवा प्रश्न का मॉडल आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है, भैरम देव के शासनकाल में हुए विद्रोहों के नाम लिखिए। तो आपको बताना था कि भैरम देव के जो शासनकाल है उनके समय में कौन कौन से विद्रोह हुए थे, केवल नाम लिखना था। प्रश्न समझ गए होंगे। भैरम देव का शासनकाल 1853 से 1891 तक था। इनके शासनकाल के समय प्रमुख विद्रोह 1856 में लिंगागिरी विद्रोह, 1859 में कोई विद्रोह, 1876 में मुरिया विद्रोह और 1878 से 1886 रानी चोरिस का विद्रोह हुआ था। एक बार और देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। भैरम देव के शासनकाल में हुए विद्रोहों के नाम लिखिए। उत्तर, भैरम देव का शासनकाल 1853 से 1891 तक था। इनके शासनकाल के समय प्रमुख विद्रोह 1856 में लिंगागिरी विद्रोह, 1859 में कोई विद्रोह, 1876 में मुरिया विद्रोह, 1878 से 1886 रानी चोरिस का विद्रोह हुआ था। ये आपका छठवां प्रश्न का मॉडल आंसर था। देखिए, छत्तीसगढ़ का भूगोल आज से प्रारंभ हो चुका है। आपको पहले दिन का बैकअप क्लास भी दिया जा चुका है। लगभग 2 या 3 बैकअप क्लास और प्राप्त होंगे। उसके बाद प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के भूगोल का लाइव क्लास चलेगा। उन सहयोग करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस मुहिम में हमें और प्रोत्साहित किया है कि आपके लिए हम बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपका सहयोग राशि एक रणनीति के तहत अच्छे कार्यों में लगाया जाएगा ताकि इसको और आपको बेहतर हम दे सकें। अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं, जिन छात्रों ने अभी तक नहीं किया है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर SMS कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि जितना बने आपसे आप बिल्कुल कीजिए। आपके लिए रणनीति है, हम आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। हमारे पास पूरी प्लानिंग तैयार है। आप अगर सहयोग प्रदान करते हैं तो आपको हम बेहतर से बेहतरीन देंगे। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह नई सुबह के साथ। अच्छे से तैयारी रहिए, अपने का ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए क्योंकि अभी स्थिति और गंभीर होने वाली है, तो इनसे बच के रहिएगा। और जो छात्र अभी मेंस आंसर राइटिंग करेंगे आने वाले अक्टूबर में, लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए, लिखते रहिए और सैनिटाइज़र मास्क का उपयोग कीजिए। मास्क अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि आप 3 घंटा लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते। कम से कम 3 घंटा आप फेस में नहीं लगा पाते हैं तो कम से कम कान में लगाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार 6 घंटे एग्ज़ाम हॉल में लगाना पड़ेगा। तो इन सभी
जो घटनाएं होने वाली है आपके साथ, अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आप जो सहयोग दाता हैं उनका पुनः CGPSC हैनीटन नोट्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। शुभ रात्रि।